हेलो स्टूडेंट्स, आज की हमारी वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 27 और ये क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए है। और इस वर्कशीट में हम लोग सामाजिक विज्ञान भूगोल के विषय को जानेंगे और इसमें हमें जानना है जलवायु के बारे में, ठीक ना, क्लाइमेट। तो आज तारीख है 5 सितंबर 2020 और 5 सितंबर को क्या होता है आप लोग जानते हैं कि आज टीचर्स डे है। तो आज टीचर्स डे के दिन अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करें। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं कि इस वर्कशीट में हमें क्या पढ़ना है। तो इसमें हमें जलवायु के बारे में जानना है, जलवायु क्या होता है और मौसम क्या होता है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो ये कार्यपत्रक है 27 जिसमें मौसम और जलवायु हमें पढ़ना है। तो देखते हैं यहाँ प्रस्तावना में क्या लिखा है। प्रस्तावना कह रहा है कि आम तौर पर मौसम और जलवायु शब्द को एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तव में इन दोनों ही शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं। मौसम के अर्थ भी अलग होते हैं और जलवायु के अर्थ भी अलग होते हैं, लेकिन हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि मौसम और जलवायु एक ही है, एक ही दोनों का हम लोग एक ही शब्द, दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग कर देते हैं कभी कभी, लेकिन इसमें बहुत अंतर होता है। जैसे आप यहाँ देखिए, इसमें मौसम के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं और यहाँ जलवायु के बारे में कुछ बातें बताई गई हैं। तो मौसम के बारे में कहा गया है कि यह समय विशेष में एक क्षेत्र के वायुमंडल की अवस्था को उस स्थान का मौसम कहा जाता है। ठीक, मतलब आज गर्मी है या ठंडी है, बरसात है, क्या हो रहा है, तो इसको मौसम कहा जाता है। जबकि जलवायु किसी विशाल क्षेत्र में लंबी अवधि मतलब 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं के कुल औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। तो आप देख लीजिए, मौसम क्षणिक प्रभावित होते हैं और जलवायु लंबी अवधि के लिए प्रभाव डालते हैं, और लंबी अवधि के मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। जिस तरह की हमारी जलवायु कौन सी है, तो हमारी जलवायु मानसूनी है, क्योंकि हमारे यहाँ लंबे औसत से मानसून आता रहता है और इसीलिए हमारी जलवायु मानसूनी, भारत की जलवायु मानसूनी कही जाती है। नेक्स्ट है कि मौसम एक सीमित क्षेत्र के लिए आकलित किया जाता है। यह एक शहर का हो सकता है, एक गांव का हो सकता है या एक मोहल्ला का हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप देखेंगे कि एक गांव में बारिश हो रही है और दूसरा गांव सूखा पड़ा है, तो एक गांव के लिए बरसात का मौसम हो सकता है और दूसरे गांव के लिए गर्मी का मौसम हो सकता है। तो मौसम सीमित क्षेत्र के लिए होता है और सीमित क्षेत्र का आकलन इसमें किया जाता है। लेकिन जो जलवायु का क्षेत्र होता है वो अपेक्षाकृत काफ़ी बड़ा होता है, और यह इतना बड़ा होता है कि एक देश या कई सारे देशों को मिला करके जलवायु की गणना की जाती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग कहते हैं कि दक्षिण एशिया की जो जलवायु है वो मानसूनी जलवायु है। तो दक्षिण एशिया में सिर्फ भारत ही नहीं आता है, भारत के साथ साथ बहुत सारे देश आते हैं, जैसे पाकिस्तान हुआ, अफगानिस्तान हुआ, भूटान हुआ, बांग्लादेश हुआ। तो ये जलवायु जो है सिर्फ भारत के लिए नहीं है, ये इन सारे देश और इतने बड़े क्षेत्र के लिए है, और जलवायु बहुत बड़े क्षेत्र पर प्रभाव डालती है। और मौसम पल प्रतिपल या कभी भी बदल सकता है। अभी धूप है, बादल आ जाएंगे, बारिश होने लगेगी तो बरसात का मौसम आ जाएगा, या अगर कुछ ठंड पड़ने लगी तो ठंड का मौसम आ जाएगा। मतलब यह पल प्रतिपल बदलते रहता है, जबकि जलवायु लंबे समय तक बनी रहती है और यह बहुत दिनों के मौसम का औसत है। ठीक, उदाहरण के लिए आप देख लीजिए कि एक ही दिन में हमारे आसपास कभी धूप, कभी आंधी, कभी बारिश का मौसम बन जाता है। मतलब इतने मौसम बदल जाते हैं एक ही दिन में। और जबकि भारत की जो जलवायु है वो मानसूनी है और यह जल्दी बदलती नहीं है। यह जलवायु हमारे यहाँ कितने वर्षों से बनी हुई है। तो अब कह रहा है मौसम और जलवायु दोनों के तत्व, मौसम को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं और जलवायु को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, इन बातों को जानते हैं। तो ये दोनों के तत्व होते हैं तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता। आर्द्रता का मतलब होता है हवा में नमी की मात्रा, ठीक ना, तो उसको हम लोग आर्द्रता बोलते हैं। हवा में जितनी नमी की मात्रा होती है उसको आर्द्रता बोलते हैं। और वर्षण मतलब वर्षा। ठीक, तो ये सभी चीज़ें मौसम और जलवायु को प्रभावित करती हैं और मौसम और जलवायु के ये तत्व हैं। तो अब हम जानेंगे जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, कि इनका जलवायु पर प्रभाव कैसे पड़ता है। इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे।
आइए जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक देखते हैं, और सबसे पहला कारक है अक्षांश। आपने अक्षांश देखा होगा, जैसे मान लीजिए ये अगर ये विषुवत रेखा हो गया, ठीक। विषुवत रेखा जो पृथ्वी के ठीक बीचों बीच में है, और इस रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, ठीक ना। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं, और विषुवत रेखा भी एक अक्षांश रेखा है। इसको हम लोग 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं। विषुवत रेखा को 0 डिग्री अक्षांश कहते हैं, और यहाँ सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ सालों भर गर्मी पड़ती है। तो जो देश विषुवत रेखा पर होगा उस देश में सालों भर गर्मी पड़ेगी। लेकिन जो देश ध्रुवों की तरफ होंगे, ऐसे मान लीजिए जैसे कि ये ध्रुव हो गया, तो ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं, और तिरछी पड़ने की वजह से यहाँ गर्मी कम होती है। तो ध्रुवों पर ठंड ज़्यादा होती है और विषुवत रेखा पर गर्मी ज़्यादा होती है, ठीक। तो जो देश ध्रुव के पास पड़ेगा, जैसे आप कनाडा को ले लीजिए, ग्रीनलैंड को ले लीजिए, रूस को ले लीजिए, तो ये ध्रुव के पास हैं, तो इन सारी देशों में ठंड के मौसम ज़्यादा होंगे। लेकिन आप दक्षिण अमेरिका ले लीजिए, साउथ अफ्रीका को ले लीजिए, भारत के दक्षिणी भाग को ले लीजिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सब जो हैं ये सब विषुवत रेखा के नज़दीक हैं, तो इन सभी जगहों पर गर्मी पड़ती है। तो वहीं यहाँ कह रहा है अक्षांश में कि विषुवत वृत्त से ध्रुवों की ओर जाने पर सूर्यातप घटती है। मैंने आपको बताया है कि सूर्यातप मतलब ये जो सूर्य का प्रकाश है, सूर्य का जो तापमान है, ये घटता है। तो जब सूर्य के तापमान से ही पृथ्वी का तापमान बनता है, पृथ्वी के वायुमंडल का तापमान बनता है। तो जब सूर्य का तापमान घटता है तो निश्चित है कि ध्रुवों की तरफ तापमान कम होगा, अतः तापमान घटता है। मतलब ध्रुव की तरफ जाइएगा तो इधर से, जब विषुवत रेखा से आप ध्रुव की ओर जाइएगा तो तापमान घटता जाएगा, और ध्रुव से विषुवत रेखा की तरफ जब आइएगा तो तापमान बढ़ता जाएगा, ठीक। यही कारण है कि ध्रुवों पर सालों भर ठंड होती है और विषुवत रेखा पर सालों भर गर्मी पड़ती है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि अक्षांश का क्या प्रभाव होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखते हैं समुद्र तल से ऊंचाई, ठीक। देखिए अब नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है समुद्र तल से ऊंचाई। होता है क्या है कि समुद्र तल से जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं तो वायुमंडल की सघनता कम होती जाती है, मतलब वायुमंडल पतला होता जाता है। अगर आप समुद्र तल, मान लीजिए ये समुद्र का तल हुआ, ये हो गया आपका समुद्र का तल, ठीक, और यहाँ पर हैं तो वायुमंडल काफ़ी घना रहेगा, देखिए, ठीक ना। लेकिन इससे जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे वायुमंडल पतला होता जाएगा, ठीक ना। और ये वायुमंडल पतला होने से क्या होगा कि तापमान घटता है। जैसे समुद्र के नीचे वायुमंडल सघन रहता है और ऊपर जाने पर यह विरल होता है, मतलब पतला होता है। तो जैसे जैसे आप समुद्र तल से ऊपर जाइएगा, यहाँ से आप ऊपर जाइएगा तो तापमान क्या होगा कि घटता जाएगा, ठीक। हर 165 मीटर जाने पर 1 डिग्री तापमान कम हो जाता है, ठीक ना। तो सघनता कम होती जाती है और तापमान घटता जाता है, मतलब समुद्र तल से ऊपर जाएगा तापमान घटता जाएगा। यही कारण है कि गर्मियों में पर्वतीय इलाके ठंडे होते हैं, ठीक, और समुद्र तल के नज़दीक कुछ ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अब दूसरा है समुद्र तट से दूरी, ठीक ना। ये है तीसरा पॉइंट है जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, समुद्र तट से दूरी। समुद्री हवाएं तापमान को सम रखने में सहायक होती हैं, सम मतलब बराबर, ठीक ना। समुद्री हवाएं तापमान को बराबर रखने में सहायक होती हैं, और समुद्र तट से दूर होने पर हवाओं का प्रभाव कम होता है, इसलिए तापमान बढ़ता है। यही कारण है कि समुद्र के किनारे वाले शहर जैसे मुंबई में सालों भर मौसम लगभग एक जैसा रहता है, लेकिन दिल्ली जो समुद्र के से दूर है में अधिक गर्मी और अधिक सर्दी होती है। मतलब आप इतना समझ लीजिए कि अगर कोई भी जगह समुद्र के नज़दीक रहेगा तो समतापी रहेगा, वहाँ तापमान सालों भर बराबर रहेगा, क्योंकि हवाएं जो हैं वहाँ पर बराबर एक सी चलती हैं। लेकिन अगर कोई जगह समुद्र से दूर हो गया तो वहाँ हवाओं का प्रभाव कम हो जाता है और हवाएं अलग अलग तरह की चलती हैं, इसीलिए वहाँ मौसम ज़्यादा बदलते रहते हैं। अब अगला पॉइंट है आपका वायुदाब और पवन तंत्र। मतलब वायुदाब हवा का दबाव और पवन तंत्र मतलब कौन सी हवा, किस तरह की हवा बह रही है, उस स्थान के अक्षांश और ऊंचाई पर निर्भर करता है, ठीक। तापमान अधिक होने पर वायुदाब कम और तापमान कम होने पर वायुदाब अधिक होता है। अब देख लीजिए, मान लीजिए ये हो गया आपका विषुवत रेखा, विषुवत रेखा पर गर्मी ज़्यादा पड़ती है तो यहाँ पर हवा का जो दबाव होगा वो कम होगा, ठीक।
और ये हो गया आपका ध्रुव। ध्रुव पर ठंडी ज़्यादा पड़ती है, तो यहाँ का हवा का दबाव क्या होगा, ज़्यादा होगा। ठीक ना, इस चीज़ को आप समझिए। जहाँ तापमान कम होगा वहाँ हवा का दबाव ज़्यादा होगा, और जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ हवा का दबाव कम होगा। ये बात आप समझ गए। तो ये भी जलवायु पर प्रभाव डालती है। और नेक्स्ट है आपका महासागरीय धाराएं। ये भी जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक हैं। महासागरीय धाराएं कैसे काम करती हैं, तो महासागर में दो तरह की धारा होती है, इसको भी आप समझ लीजिए। ये हो गया आपका विषुवत रेखा और ये हो गया ध्रुव। तो महासागर में जो धारा विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बहेगी तो ये गर्म जलधारा होती है। मतलब विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जो भी जलधारा बहती है ये गर्म धारा बहती है, लेकिन ध्रुवों से जो जलधारा विषुवत रेखा की ओर आती है ये ठंडी जलधारा होती है। ठीक ना, क्योंकि ध्रुवों की तरफ ठंडा होता है। तो अब देखिए, ठंडी जलधारा जिस देश से होकर गुजरेगी उस देश का तापमान या उस जगह का तापमान ठंडा होगा, और गर्म जलधारा जिस देश से होकर गुजरेगी उसके किनारे के जो जगह होंगे वो गर्म होंगे। तो इस तरह से महासागरीय धाराएं किसी भी क्षेत्र के जलवायु को प्रभावित करती हैं, और महासागरीय धाराओं के गर्म या ठंडा होने के हिसाब से उसके तटीय क्षेत्रों का तापमान भी गर्म या ठंडा हो जाता है। तो मैंने बताया कि गर्म और ठंडा कैसे हो जाता है। अब आपका लास्ट है उच्चावच। उच्चावच मतलब स्थलाकृतियाँ, पर्वत, पठार और मैदान। करा किसी स्थान पर ऊंचे पर्वत गर्म या ठंडी वायु की गति को अवरुद्ध कर सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो हिमालय पहाड़ है, ये हिमालय पहाड़ उत्तरी ध्रुव की तरफ से आने वाली ठंडी हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकती हैं। तो इस वजह से भारत बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं हो पाता है, और इधर से दक्षिण की तरफ से जो गर्म हवाएं जाती है उनको भी इन ठंडे प्रदेशों में जाने से रोकती है, इसलिए ये प्रदेश भी गर्म नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ठंडी हवा और गर्म हवा को अवरुद्ध करती है, और जलवाष्प वाले वायु के मार्ग को रोककर वर्षा करवा सकते हैं। और मान लीजिए इधर से अगर कोई बादल जा रहा है तो उस बादल को ये रोक लेगी और रोक करके इन क्षेत्रों में वर्षा करवा सकती है। तो ये उच्चावच और स्थलाकृति का प्रभाव जलवायु पर पड़ता है। तो आप समझ गए होंगे कि जलवायु के जो कारक हैं वो कैसे प्रभाव डालते हैं। अक्षांश का प्रभाव कैसे पड़ता है, समुद्र तल से ऊंचाई का प्रभाव कैसे पड़ता है, समुद्र तट से दूरी का प्रभाव कैसे पड़ता है, वायु दाब और पवन तंत्र का प्रभाव कैसे पड़ता है, महासागरीय धाराएं कैसे प्रभावित करती हैं, और स्थलाकृति और पर्वत, पठार, मैदान कैसे जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो आइए अब इसके प्रश्नों को देखते हैं और एक एक करके इसके प्रश्नों के उत्तर को हम समझेंगे। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, और पहला है जलवायु से आप क्या समझते हैं, जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। दूसरा प्रश्न है केरल की जलवायु और दिल्ली की जलवायु में इतना अंतर क्यों होता है। और तीसरा प्रश्न है कि अक्षांश किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करते हैं। विश्व मानचित्र पर भारत और कनाडा की अवस्थिति का उदाहरण देकर समझाएं। इसको विश्व के मानचित्र पर समझाना है। ठीक। और नेक्स्ट चौथा प्रश्न है कि जुलाई अगस्त के महीने में दिल्ली के तापमान और वर्षा के अधिकतम, न्यूनतम और औसत की गणना एक चार्ट बनाकर कीजिए। तो चलिए इन प्रश्नों के उत्तर को हम अच्छे ढंग से एक एक करके करते हैं। तो आइए देखते हैं। इसका पहला प्रश्न है कि जलवायु से आप क्या समझते हैं और जलवायु के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं। तो इसका उत्तर है किसी विशाल क्षेत्र में लंबी अवधि मतलब 30 वर्ष से अधिक में मौसम की अवस्थाओं के कुल औसत को उस स्थान की जलवायु कहा जाता है। और जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक मतलब उसके तत्व, जलवायु को जो तत्व होते हैं वो निम्न हैं। कौन कौन है? तापमान, वायुमंडलीय दाब, पवन, आर्द्रता तथा वर्षा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है कि केरल की जलवायु और दिल्ली की जलवायु में इतना अंतर क्यों है। तो उत्तर देखिए, केरल समुद्र और विषुवत रेखा के नज़दीक होने से सम तापमान वाला जगह है। ठीक, क्योंकि समुद्र के निकट होने से वहाँ का तापमान बराबर रहता है, जबकि दिल्ली के समुद्र से दूर होने के कारण वहाँ ज़्यादा गर्मी और ज़्यादा सर्दी पड़ती है। अब तीसरा प्रश्न देखते हैं। और तीसरा प्रश्न है
कि अक्षांश किस प्रकार जलवायु को प्रभावित करते हैं, विश्व के मानचित्र पर भारत और कनाडा की अवस्थिति का उदाहरण देकर समझाएं। तो आप ये देखिए, ये विश्व का मानचित्र है और ये जो रेखा गुजर रही है ये विषुवत रेखा है। और आपको मैंने बताया है कि विषुवत रेखा के पास सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसलिए यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होती है। और विषुवत रेखा से भारत जो है ये ज़्यादा नज़दीक है। भारत देख सकते हैं कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8 डिग्री 4 मिनट, मतलब ये जो जगह है आप यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट, और इसका उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। मतलब कि यह कुछ गर्म क्षेत्र में पड़ता है, इसीलिए यहाँ कुछ गर्म जलवायु होती है, मानसूनी जलवायु मिलती है। लेकिन इसी के उल्टे आप कनाडा को देखें तो कनाडा यहाँ 41 डिग्री 40 मिनट से 83 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। मतलब यह पूरा ठंडा इलाका है, ठीक ना। इसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो ये सारा जो है ये कनाडा का ही भाग है, तो ये सारा ठंडा इलाका है। तो यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है और भारत में बहुत ज़्यादा ठंड नहीं पड़ती है। ये विषुवत रेखा के नज़दीक है और कनाडा ध्रुव के नज़दीक है, ठीक ना। यहीं से ध्रुव शुरू हो जाता है तो ये ध्रुव के नज़दीक है। तो इसलिए कनाडा एक ठंडा प्रदेश है। उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका के उत्तर में भी कनाडा के और उत्तर में कनाडा है, और भारत इन दोनों के दक्षिण में है। इस चीज़ को आप समझ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने लिखा भी है कि भारत विषुवत रेखा के नज़दीक है, अतः भारत में गर्म जलवायु मिलती है, जबकि कनाडा ध्रुव के नज़दीक है, इसलिए वहाँ पर ठंडी जलवायु मिलती है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर हो गया। और दोनों के अक्षांशीय विस्तार को भी हमने दिखा दिया है कि 41 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 83 डिग्री 10 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, और भारत 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच इसका अक्षांशीय विस्तार फैला हुआ है। तो ये आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर हुआ। अब देखते हैं हम चौथे प्रश्न का उत्तर। यहाँ आपका चौथा प्रश्न है कि जुलाई अगस्त महीने के दिल्ली के तापमान और वर्षा के अधिकतम न्यूनतम औसत की गणना एक चार्ट बनाकर कीजिए। तो यहाँ हमने चार्ट बनाया है, यहाँ का औसत और न्यूनतम तापमान जाना है और उसके बाद उसका अधिकतम और न्यूनतम तापमान जाना है और उसके बाद औसत निकाला गया है। तो यहाँ देखिए, ये महीना है, इसमें अधिकतम ताप लिखा हुआ है, इसमें न्यूनतम ताप है, इसमें औसत तापमान है। और नेक्स्ट यहाँ पर है अधिकतम वर्षा, न्यूनतम वर्षा और औसत वर्षा। तो जुलाई महीने में अधिकतम तापमान 35.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है, और इसका औसत तापमान 31.1 डिग्री सेल्सियस है। जबकि अगस्त महीने में 33.6 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान है और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस है और औसत तापमान 29.8 डिग्री सेल्सियस है। वहीं वर्षा की बात करें तो दिल्ली में अधिकतम वर्षा जुलाई महीने में 253.4 मिलीमीटर, और इसको डबल एम होता है, ठीक ना, डबल एम। और अगस्त महीने में भी अधिकतम वर्षा 253.4 मिलीमीटर हुई थी, और न्यूनतम वर्षा जुलाई महीने में 3.7 मिलीमीटर, और अधिकतम न्यूनतम वर्षा अगस्त महीने में 3.2 मिलीमीटर हुई थी। जबकि औसत जुलाई महीना में 180 मिलीमीटर वर्षा हुई थी और अगस्त महीने में 172.7 मिलीमीटर वर्षा हुई थी। तो इस तरह से आपके चारों प्रश्न क्लियर हुए और आपका वर्कशीट भी क्लियर हुआ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।